ओके, ये हमारे RSCIT का 5th चैप्टर है जिसमें वित्तीय साक्षरता व डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग के बारे में आपको समझाया जा रहा है। और इस चैप्टर के अंदर आपको पता ये रखना है कि भाई किस टाइप से हम लोग वित्तीय चीज़ों का अनुप्रयोग करते हैं, यानी जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं या जो भी हमारे फाइनेंशियली जो कुछ भी हमारे एक्टिविटी होती है ना, उसको किस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें अपन को इस चैप्टर के माध्यम से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड दे रखा है ऑनलाइन बैंकिंग। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है। अगर आप लोग गूगल पे फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हो तो वो ऑनलाइन बैंकिंग कभी नहीं होती है, उसको हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग नहीं बोलते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा हर शॉप पर हर बिजनेस वाले QR कोड लगा करके रखते हैं, और आप लोगों के फ़ोन में भी ऐप होती है और आप पेमेंट उसको करते हो, डिजिटली पेमेंट करते हो, वो डिजिटली पेमेंट करना कहलाएगा, लेकिन वो कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कहलाएगा। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है और एक नेट बैंकिंग है, ये क्या होता है, इनको अपने को समझना है। तो ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब ये क्या होता है तो सुनो, आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी बैंक है ना जिसमें आपका अकाउंट ओपन करा हुआ है, आपको बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद में आपको बैंक वालों को रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर मुझे नेट बैंकिंग स्टार्ट करनी है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आप अपने बैंक की डिटेल भरेंगे और उनको सबमिट करा देंगे। फिर वो आपको क्या करेंगे, आपके पास में या तो बाय पोस्ट या आपके मेल पर आईडी पासवर्ड आएगा। जो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होगा वो आपके पास में आ जाएगा, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और आपको बहुत ही संभाल के रखना होता है। जैसे आपने देखा होगा पहले ना ATM बाय पोस्ट आते थे, तो उसमें ना पिन आता था साथ में, और पिन भी कैसा आता था, बहुत सेंसिटिव सिक्योर करके आता था। आजकल वो नहीं देते, आजकल वो आपको सिर्फ है ना कार्ड देते हैं और फिर आपको ATM जा करके जनरेट कराना होता है, OTP वगैरह आता है और फिर काम होता है। तो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि उन्होंने देना ही छोड़ दिया। तो अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये जो नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड है ये उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हमको स्टार्ट करना है तो हम लोग उसके लिए एप्लीकेशन बैंक में जाके दे के आ सकते हैं। अच्छा, सवाल ये बच्चों का हो सकता है क्या इसके चार्जेस लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। जैसे हमारे ATM का सालाना चार्ज कटता है, वैसे के वैसे इसका भी सालाना चार्ज लगेगा। SMS का भी चार्ज लगता है ना, वैसे के वैसे नेट बैंकिंग का भी चार्ज लगेगा। क्यों चार्ज लगेगा? क्योंकि वो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं 24/7, यानी पूरे हफ्ते में 24 घंटे आप अपने जो बैंक में है ना एक्सेस कर सकते हैं, बैंक की जो डिटेल है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, आपको आपका ATM कार्ड लॉस्ट हो गया है उसको ब्लॉक करना है, आपका नया ATM आया है उसका पिन जनरेट करना है, मतलब आपको ATM भी नहीं जाना है, आप घर बैठे बैठे उसको सब कुछ कर रहे हो। ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे कामकाज होते हैं तो सारे काम उसी से करते हैं। उनको पेमेंट करना होता तो भी वो उसी से करते हैं। उसमें ऑप्शन आते हैं नेफ्ट, RTGS, IMPS, ये वो बैंकिंग टर्म है जो ऑनलाइन एक नेट बैंकिंग होल्डर को मिलती है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है समझ में आ गया। एक यूजर आईडी और पासवर्ड तुम्हें मिलेगा। अब आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे बैंक की, जैसे SBI की है, HDFC की है, उन वेबसाइटों पे जाओगे, वहाँ पे लॉगिन लिखेंगे ना हम लोग, तो लॉगिन विंडो खुलेगा। जैसे हम हमारी Gmail ID लॉगिन करते हैं ना, वैसे कि वैसे नेट बैंकिंग हमारी लॉगिन करनी होगी और वो हमारे को खुल जाएगा। हमें वो इंटरफेस दिखेगा जो एक बैंक का कैशियर ओपन करके दिखता है। जैसे बैंक के अंदर जो भी बैंक के डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी बैंक की वेबसाइट को खोलते हैं, उसके अंदर वही काम करते हैं। जैसे कोई कस्टमर आ रहा है पैसे मनी डिपॉजिट कराने के लिए, तो डिपॉजिट में उसी वेबसाइट से सब काम करते हैं। वो विड्रॉल करवाता है तो भी वो उसी से करते हैं। तो कहने का मतलब वो इंटरफेस जो बैंक का कैशियर देख रहा है ना वो आपको दिखेगा आपके अकाउंट का। अब आपने उसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में आप सारे काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, यानी रात के 2 बजे आपको पता चल रहा है कि मेरा ATM कार्ड नहीं मिल रहा है, मैं उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन पर कम लागत, ट्रांजेक्शन पर कम लागत का मतलब होता है अभी गूगल पे फोन पे तो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं। ये तो गूगल पे फोन पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक कभी नहीं लेती है, क्योंकि बैंक बोलती है ये थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है ना। आपका जो रिलेशन है वो बैंक से है और बैंक का रिलेशन आपसे है। आपने क्या कर रखा है, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर रखी है जो बैंक को आपसे कनेक्ट करके आप काम कर रहे हो। तो बैंक कभी नहीं बोलेगा कि आप गूगल पे फोन पे यूज करो। अगर आपका गूगल पे फोन पे में पैसा अटक जाता है और हम लोग बैंक के पास जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि भाई हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो फिर आपको गूगल पे फोन पे के जो हेल्प केयर टोल फ्री नंबर होते हैं उन पे जाकर के हमको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है, फिर वो सॉल्यूशन हमारा करते हैं। तो अब ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग में क्या है, यानी कि जो काम गूगल पे फोन पे कर रहा है ना वो ये भी करता है ना। आप इसकी ऐप डाउनलोड करो, हर बैंक की अलग अलग ऐप है,
आप डाउनलोड करो, आपको वो भी क्यूआर कोड स्कैन करने की फैसिलिटी देगा, यूपीआई आईडी से पेमेंट करने की फैसिलिटी देगा। जैसे एसबीआई की योनो ऐप आती है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बीओबी करके भी ऐप आती है, एचडीएफसी की ऐप आती है, एक्सिस की ऐप आती है। तो हर एक बैंक की प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐप की ऐप और वेबसाइटें होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग सेफली कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आप बैंक की खुद की ऐप यूज़ करें, ताकि क्या है कि आपको कभी भी कुछ ऐसा हो ना तो आप सीधे बैंक से कांटेक्ट कर सकें। तो मैंने क्या बोला, ट्रांजेक्शन पे कम लागत। तो ट्रांजेक्शन पे कम लागत का मतलब है कि पहले क्या होता था, लोग लाखों रुपए जब इधर से उधर सेंड करते थे तो पैसे लगते थे। ठीक है, आप जब गूगल पे फोन पे से करो तो लग ही नहीं रहे, लेकिन वो तो इतना अपन ने बात की ना कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबल बैंक नहीं लेगा। तो आप है ना ये बैंक की ऐप से करोगे ना तो आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे उसमें ना, ट्रांजेक्शन में कोई पैसे नहीं लगेंगे। कम समय की लागत, पता ही है, फटाफट पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। पहले लोग पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए मनी ट्रांसफर करते थे। और अगर ऑनलाइन भेजना होता था ना तो ई मित्र पे जा करके ई मित्र वाले अपने अकाउंट से पैसे सामने वाले के खाते में डालते थे, उसका चार्जेस लेते थे वो। जैसे आप लोगों को मान लो 12,000 रुपये सेंड करने हैं ना तो 120 रुपये लेते थे वो, 10% वो लेते थे। अब बताओ 120 रुपये देने पड़ रहे हैं, अब कहाँ है ऐसा कुछ, अब कुछ नहीं है। अब सीधा जितना भेज रहे हो उतना जा रहा है वहाँ पे। सुरक्षित होता है, ये सेफ होता है, पैसे तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाते हैं। घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भी भर सकते हैं। अब अपन लोग गूगल पे, फोन पे से लाइट बिल, पानी बिल, गैस सिलेंडर बुक करते हैं ना, वो आप नेट बैंकिंग में भी फैसिलिटी है, वहाँ से भी आप ये सब काम कर सकते हो। उसके बाद में आता है ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं। तो सेवाएं की अपन ने बात कर ही ली है। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए अपने खाते में। हाँ सॉरी, ये बता रहा है कि आप क्या क्या कर पाओगे। तो आपका ना क्या नाम है, आधार कार्ड से प्रमाणीकरण हो जाएगा। और आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट का मतलब होता है आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए ना वो। कई बार क्या होता है लोन वगैरह के लिए ना हम लोगों को वो बोलते हैं कि 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, तो वो हमको बैंक जा करके लेनी पड़ती है। जबकि आप नेट बैंकिंग से खुद ही भी बना सकते हो, 6 महीने की, 1 साल की पीडीएफ मेल हो जाती है। हम लोग वहाँ पे ट्रांजेक्शन की डेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का ट्रांजेक्शन चाहिए। तो मैं ये डेट सेलेक्ट करूँगा ना, वो पूरे ट्रांजेक्शन की पीडीएफ मेरे को मेरे मेल पे आ जाएगी। मैंने पूरे साल में क्या पैसा आया और क्या गया वो सारा उसमें रहेगा। हम लोग बैंक में डायरी प्रिंट कराने जाते हैं ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैंक जाने की, क्योंकि अब हर कोई लोग डायरी लेके नहीं जाते हैं। क्योंकि हर कोई क्या करते हैं, बैंक को कनेक्ट रखते हैं अपने ऐप से, तो वो चेक बैलेंस कर लेते हैं, तो उससे बैलेंस पता चल जाता है। रही बात पैसा आया गया देखने की, तो वो मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट में दिखाता है। अच्छा, बैंक में अगर कोई ऐसा पैसा आता है ना, वो चेक बैलेंस में तो गूगल पे, फोन पे दिखाता है, लेकिन कहाँ से आया वो नहीं दिखाता। गूगल पे और फोन पे में सी एक्टिविटी जो ऑप्शन होता है ना, उसमें वही पैसा दिखाता है जो गूगल पे, फोन पे से आया है। लेकिन कोई और चार्जेस मान लो बैंक ने काटे तो वो कभी भी शो नहीं होते। अगर हमको लग गया कि अरे पैसे कटे कैसे, तो हमको सी एक्टिविटी में कभी नहीं दिखता। वो फिर वो डायरी प्रिंट कराते हैं ना, वहाँ शो होता है। तो मैं डायरी प्रिंट कराने से मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट निकलवा लो आप। पीडीएफ आएगी पूरी की पूरी, उस पीडीएफ में आपको एक एक रुपया कहाँ कटा, कहाँ आया, सब शो होता है। तो वो होती है स्टेटमेंट। अपने खाते में से किसी और के खाते में धन स्थानांतरित करना, वही शेयर करने वाली बात हो गई। फिक्स डिपॉजिट करना, आप एफडी कर सकते हैं। एफडी बैंक की एक टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, आप अपना एक पैसा एक मुफ्त में जमा कराते हैं बैंक को, जिसका बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। यूटिलिटी बिल वाली है, और ये डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक। हाँ, चेकबुक अप्लाई करना है आप सीधा नेट बैंकिंग से अप्लाई करो। एटीएम कार्ड नया अप्लाई करना, सीधा नेट बैंकिंग से अप्लाई करो। ठीक है, सारे काम आपको ये करवा देगा। देखो पिन जनरेशन बोल रहा है, एटीएम आ चुका है, आपको पिन जनरेट करना नेट बैंकिंग से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अपने एटीएम कार्ड पे एक सीवीवी नंबर होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसका भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है सीवीवी, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ, ओटीपी की आपको याद रखनी है, सीवीवी की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर खाता खोलने की प्रक्रिया की बात हो रही है। अब खाता खोलने की प्रक्रिया की बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, बैंक जाना है, आधार कार्ड की जेरोक्स लेकर के जानी है, फॉर्म फिल करना और खाता खुल जाता है। क्लियर। तो खाता खुलने में आजकल कोई बड़ी परेशानी है नहीं। आजकल सिंपली आप आधार कार्ड की जेरोक्स लेकर के जाओगे, आपको अपनी फोटो लगानी है और बैंक का फॉर्म भरना है, आपका हो जाता है। आजकल कई बैंक के अपनी फॉर्म नया खाता क्रिएट कराने के लिए ऐप से भी करवाते हैं वो लोग। उनके पास में उनके जो एडवाइजर वगैरह होते हैं ना, तो वो सीधे आपको हार्ड फॉर्म भी नहीं भरना है, वो सीधा फोन से फॉर्म भर देते हैं। ऐसे भी अकाउंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जनधन खाता। अब ये जनधन खाता क्या होता है ये समझो। जनधन खाता देखो क्या लिखा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई। तो इसको अंडरलाइन करना, इसकी डेट पूछते हैं।
एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तक वित्तीय सेवाएं जैसे बचत व जमा, बैंक खाता, प्रेषित धन, क्रेडिट, बीमा, पेंशन इत्यादि किफायती तरीके से पहुंचे। यानी जनधन खाता वो खाता है जिसमें आपने देखा होगा कई महिलाओं को, कई बुजुर्गों को पेंशन मिलती है ना। जो पेंशन मिलती है उसमें जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स होते हैं ये, क्योंकि जिसके कोई कमाने वाला नहीं वो कहाँ से उसमें पैसा रखेगा, तो उसके अंदर जीरो बैलेंस के अकाउंट खुल जाते हैं और उसके अंदर जो भी अपना जैसे जो विडो होती है उनको पेंशन मिलेगी, और जो हैंडीकेप होते हैं उनको पेंशन मिलेगी, और जो अबव 60 ईयर है, जो लेडीज है और जेंट्स अबव 60 ईयर है उनको भी अभी पता है गवर्नमेंट पेंशन देती है, 1200, 1500, 1000 रुपये पेंशन हर महीने आ रही है। तो उसके लिए जो खाता खुलता है जनधन या जनधन खाता वो वाला खाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की पद्धतियाँ। अब पद्धतियाँ का मतलब है और मेथड। हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है पेमेंट के मोड होते हैं कि भैया कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, या नेट बैंकिंग से करना है। तो नेट बैंकिंग तो अब तुम्हें पता चल गई, हर किसी की नहीं होती, आपको बैंक जाके अप्लाई कराएंगे तो होगी, लेकिन डेबिट कार्ड हर किसी के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है, नीचे लिखा हुआ है डिजिटल पेमेंट के जो मेथड है उसमें पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो आप मुझे बताओ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? और डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है? क्रेडिट कार्ड अलग हो गया और डेबिट कार्ड अलग हो गया ना। तो एटीएम कार्ड क्या हुआ? क्रेडिट जो जमा मतलब निकाल सकते जिससे, और डेबिट जिससे। क्यों आज तक अपन ने ऐसा करा है क्या? अपन बैंक जाते हैं तो डेबिट कार्ड से पैसा जमा करवाते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अभी तुमने देखा होगा बहुत फेमस है, सब जने सुनते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। तो डिफरेंस जाना ही नहीं अपन ने इस ब्रेन के अंदर एक नई स्किल ऐड कर रहे हैं कि मुझे अब ये पता हो जाना चाहिए कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो मैं वो तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो वो बोले, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन ये कि बोल देते तो एक डाउट क्लियर हो जाता है कि मेरे दिमाग में जो नॉलेज था वो इनकरेक्ट है या करेक्ट था, वो क्लियर हो जाता है अपन लोगों को। तो मुझे बताओ फटाफट, नहीं पता? अब मैं बताता हूँ। देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर अपन डिफरेंस की बात करें ना, तुम्हें पता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस पता है? बताओ। प्रीपेड होता है वो पोस्टपेड। प्रीपेड क्या होता है? जो मतलब पहले पे करो फिर यूज करो। कौन सा वाला है प्रीपेड? क्रेडिट है या डेबिट है? डेबिट। प्रीपेड डेबिट कार्ड होता है। प्री पेड पहले पेड यानी डेबिट कार्ड, यानी हमारे पास में जो जिनके सबके पास में जो एटीएम कार्ड है वही डेबिट कार्ड है, जो हमारा एटीएम कार्ड है वही डेबिट कार्ड है, जिसके अंदर हम पहले प्री पेड करके आते हैं, यानी बैलेंस को बैंक में जमा करा के आते हैं, और उसके बाद में डेबिट कार्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि 4 बजे बाद बैंक बंद हो गई है, अब मुझे पैसा चाहिए तो मैं डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम पे जाऊंगा और वो पैसा विड्रॉल करके लेके आऊँगा। तो जो मेरा डेबिट कार्ड है वो प्रीपेड कार्ड है और वही एटीएम कार्ड है जिसको मैं मेरे पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे जो पैसे मैं डिपॉजिट करा के आया था वही अब मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग पैसे कैरी नहीं करते हैं। जैसे मान लो बाहर जा रहे हैं हम लोग, 1-2 लाख रुपए कैरी नहीं कर रहे तो हमारे अकाउंट में पड़े हुए वो, तो डेबिट कार्ड से अब लेडीज है या जेंट्स है आजकल तो कितना अनसेफ है पैसे जेब में लेकर के जाना, तो अपन क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं, डेबिट कार्ड हम हमारे पास रखते हैं। अब मान लो मुझे कभी किसी को पैसे की जरूरत है तो मैं एटीएम से जाऊंगा और निकाल लूंगा। तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, प्रीपेड कार्ड ये होता है। क्लियर? नाउ अब आता है हमारे पास में क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बोलेंगे पोस्ट पेड। प्रीपेड और पोस्ट पेड। अब पोस्ट पेड में क्या फर्क होता है समझो। पोस्ट पेड का मतलब ये होता है, या पोस्ट पेड नहीं, आप क्रेडिट कार्ड का मतलब आप समझना है तो देखो, क्रेडिट कार्ड बैंक हमें देती है, हर किसी को नहीं देती है। क्रेडिट कार्ड बैंक उनको देती है जिसकी गुडविल अच्छी होती है। अब गुडविल का मतलब है जैसे जिसकी सिविल स्कोर अच्छा है, क्योंकि बैंक क्या करती है, आपके ट्रांजेक्शन्स देखती है, आपके ट्रांजेक्शन अच्छे हैं और आपके कहीं पर भी आप डिफॉल्टर नहीं हो, क्योंकि हमारा जो पैन कार्ड होता है ना वो ये शो कर देता है कि भाई आपकी गुडविल कैसी है बैंक के प्रति, या आप
अपना जो अमाउंट जो भी लेन देन करते हो वो किस वे में करते हो। अगर हमारी गुडविल अच्छी होती है, हमारा सिबिल स्कोर अच्छा होता है, तो बैंक हमें ऑफर करती है क्रेडिट कार्ड। अब बैंक जब हमें ऑफर कर रही है ना, तो बैंक का पैसा है वो, उसकी एक लिमिट होती है। उसकी लिमिट कितनी होती है, जैसे कि मान लो किसी की 20,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है। अब क्रेडिट कार्ड बैंक ने ऑफर कर दिया आप लोगों को, आपके पास में आ गया, आपको मिल गया, जबरदस्ती नहीं होता है, आपसे पूछते हैं कि भाई आपको चाहिए क्या, तो अपन ने ले लिया। अब लेने के बाद में सपोज 20,000 रुपए की उसकी लिमिट है, तो 20,000 की लिमिट को मतलब क्या करना है मालूम है, हमारे पास में अभी पैसा कुछ नहीं है, अपन उस क्रेडिट कार्ड को एटीएम से पैसे नहीं निकाल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है शॉपिंग के लिए या ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसको पे करने के लिए, जैसे लाइट बिल भरना है, पानी बिल भरना है, या ऑनलाइन कहीं पे करना है ना। केस पैसा नहीं मिलेगा अपने को, 20,000 आप ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे, आपने कर लिए सारे ट्रांजेक्शन, जैसे ऑनलाइन बिल भर दिया, कोई शॉपिंग कर ली, मॉल में गए तो कार्ड स्वैप करवा लिया, पेट्रोल पंप पे गए तो आपने करवा लिया, तो वो पूरा कर लिया। अब वो जो 20,000 मान लो आपने खर्च कर लिए, फिर उसके बाद में बैंक क्या करती है, 45 दिन या 50 दिन, 45 और 50 दिन का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में वो बिल जनरेट करती है। अब आपने 20,000 में से 18,000 रुपए का खर्चा करा था ना, तो 18,000 रुपए का ही वो बिल बन के आएगा विदाउट इंटरेस्ट, कोई चार्ज नहीं लेती है उसका बैंक। अब आपको क्या करना है, 45 दिन बाद में उन्होंने बिल जनरेट करा, उसके बाद में आप उसको पे कर दो, तो वापस से आपकी वो लिमिट खुल जाएगी। जैसे आपने 18,000 पे करे, वापस से आपकी लिमिट खुल गई, फिर वापस उससे आप शॉपिंग करो। तो क्रेडिट कार्ड ये होता है जो हमें बैंक देती है, जिसकी एक लिमिट होती है और वो डिपेंड करती है उसके गुडविल पर, फिर मिल जाता है, फिर उससे आप शॉपिंग वगैरह करो, जो कुछ खर्चा करना हो करो, और फिर बाद में उसको एक साथ पे कर दो। जहाँ पे अपन को टुकड़े टुकड़ों में खर्चा करना था वो एक साथ ही कार्ड से अपन कर रहे हैं, फिर उसका एक पूरा कंप्लीट बिल बन के आएगा और उसको हम लोग पे कर देंगे। क्लियर? ये था हमारा क्रेडिट कार्ड, और उससे पहले था डेबिट कार्ड। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, रुपए कार्ड। अभी एग्जाम हुआ था, अभी एक बुक दो ना मेरे को, अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन तो क्या, रुपए कार्ड का क्वेश्चन आया था। हिंदी वाली बुक पढ़ी है किसी पास, दो ना। रुपए कार्ड का क्वेश्चन आया था, पता है, मैंने वो वीडियो बनाया था जिसके अंदर आप लोगों को बताया था रुपए कार्ड का एक था। तो ये रुपए कार्ड क्या होता है समझो। रुपए कार्ड क्या होता है, हमारे पास में जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है ना, उसके अंदर तुम देखना नाम होते हैं अलग अलग, है ना, उसकी क्या बोलेंगे उसको अपन, अलग अलग फ्लेवर से वो बनाते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है, तुमने देखे होंगे कार्ड पे लिखे होते हैं, है ना। वैसे ही रुपए भी एक वो चीज है। तो रुपए कार्ड सिर्फ क्या कर रही है, हमको एक फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा है, जो किसके द्वारा लागू होता है, एनपीसीआई द्वारा। तो एग्जाम में क्या पूछा था पता है, रुपए कार्ड कौन देता है, तो एनपीसीआई, और उसकी फुल फॉर्म करनी थी, इसका आंसर ये था। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको अंडरलाइन कर ले में। ऐसे जो मास्टर और वीजा है ना, वो भी कोई और कंपनी देती होगी, है ना, वो भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन देती होगी। प्लेटिनम की बात कर रहे हैं अपन, वो भी कोई और अलग ऑर्गेनाइजेशन देती होगी। तो ये रुपए कार्ड के बारे में ध्यान रखना, एनपीसीआई देती है अपन को ना, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों में होता है। उसके बाद में आता है हमारा नेट बैंकिंग हो ही चुका है। अब आता है पोस्ट मशीन। पोस्ट मशीन ये जो आपको दे रखा है, पोस्ट मशीन क्या सीन है, पोस्ट मशीन यानी कि जो हम लोग पेट्रोल पंप पे या मॉल में देखते हैं ना स्वैप मशीन, उसी को पोस्ट मशीन बोलते हैं। तो पोस्ट मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अब ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है ना, इसका क्या यूज है, किसी को पता है क्या, पोस्ट मशीन का यूज किसी को पता है क्या, स्वैप करते हैं, हाँ। ये भी एक टाइप का ना फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार तुमने देखा होगा बड़े बड़े लोग है ना, वॉलेट होता है पर्स के अंदर और निकल जाते हैं, और पता चला कार में या बाइक वगैरह में पेट्रोल खत्म हो गया है, या कहीं जा रहे थे कुछ काम याद आ गया था। अब वहाँ पर क्या होता है, कैश तो था ही नहीं, तो उनके पास कार्ड रहते हैं, तो अब कार्ड के लिए एटीएम नहीं जाना पड़ रहा। ये अगर उस दुकान पे है या पेट्रोल पंप पे, तो इसी से स्वैप हो जाएगा। आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्वैप करने की मशीन है ये। तो उस दुकान वाले ने और उस पेट्रोल पंप वाले ने अपने पास ये फैसिलिटी रख रखी थी कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ा और आपका कार्ड स्वैप हो गया, ठीक है। ये बैंक वाला, बैंक क्या रहे, जो दुकान वाला और पेट्रोल पंप वाला ना अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए रखते हैं, क्योंकि कस्टमर खाली नहीं जाए, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की फैसिलिटी है, एक टाइप का पेमेंट का मोड है जो कि वो लोग अपने पास रखते हैं। तो ये हो गया पोस्ट मशीन, इसमें आपको फुल फॉर्म पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये कार्ड स्वैप करती है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों स्वैप होते हैं इससे। नेक्स्ट आता है मोबाइल भुगतान। मोबाइल भुगतान का मतलब है कि भाई अपन लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं ना अभी, तो इसमें ये बोल रहा है कि मोबाइल से भुगतान करने के लिए क्या चाहिए,
तो सबसे पहले तुमको पता हो तो गूगल पे फोन पे से पहले एक भीम ऐप आता था, उसके बाद में आया था पेटीएम। तो ये वो जो थे मोबाइल से पेमेंट करने की थे, तो ये उनके बारे में नॉलेज दे रहा है कि भीम ऐप है, उसकी फुल फॉर्म पढ़ लो। पेटीएम है, पेटीएम का अकाउंट वो डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे गूगल पे फोन पे में करते हैं। तो इसमें आपको वॉलेट वाले ऐप के नाम याद रखने हैं, जैसे SBI बड़ी है, फ्री चार्ज है, मोबिक्विक है, फोन पे है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये नाम सारे अंडरलाइन कर लेना, इसमें से कभी भी वॉलेट का पूछता है वो। पेटीएम आ गया, पेटीएम के जस्ट नीचे एक QR कोड बना हुआ है, इससे आप ध्यान रखना अपने वहां पे QR के पास में फुल फॉर्म लिख दो, क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स, एग्जाम में पूछी थी इस बार। तो QR कोड का आपको पता चल चुका है कि भाई, अच्छा ये QR कोड को आप लोग QR कोड बोलेंगे, इसको अपन स्कैनर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। स्कैनर तो हमारे पास होता है फोन में, ये होता है QR कोड। जब भी अपन कहीं शॉप पे जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि भैया आप अपना स्कैनर दो, स्कैनर तो आपके पास है, उससे अपने को QR कोड मांगना है, तो वो QR कोड होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ब्लैक डॉट्स के अंदर, है ना, वो QR कोड होता है। और इसमें भी कई बार जीके का क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से कि इसके अंदर ये जो पॉइंट बन रहे हैं ना कॉर्नर पे, ये देखो कहाँ बनते हैं। टॉप लेफ्ट पे बनता है, टॉप राइट पे बनता है, और बॉटम लेफ्ट पे बनता है, देखो। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपको इतने अंदर से, अपन कभी नोटिस नहीं करते, तो ध्यान रखना। 3 डॉट्स होते हैं, एक तो लेफ्ट टॉप, देखो ये लग रहा है इधर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, एक तो लेफ्ट टॉप हो गया, ये लेफ्ट है, एक राइट टॉप हो गया, और एक बॉटम लेफ्ट हो गया। ये वाला जो है ना बॉटम राइट, ये वाला स्पेस खाली होता है, यहाँ पे वो सर्कल नहीं आता है। तो कोई भी QR कोड देखना आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि कितने डॉट्स होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखना, लेफ्ट में दिखेगा ऊपर, और राइट में दिखेगा ऊपर, और बॉटम में लेफ्ट में दिखेगा। चलो, SBI योनो ऐप बता रहा है ये। अब SBI योनो ऐप आपके पास में SBI अकाउंट है तो SBI योनो ऐप डाउनलोड करके आप लोग अपने काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक ऐप के बारे में इन्होंने बता दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है UPI। UPI क्या होता है बताएं आप लोग। UPI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, अंडरलाइन करना। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसका अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है आज दुनिया वालों के लिए, क्योंकि पहले पैसे एक जगह से दूसरी जगह में भेजने के लिए अकाउंट नंबर डालने पड़ते थे, लेकिन आजकल UPI ID वो मीडियम बन चुका है जिससे कि सामने वाले के नंबर डालते हैं ना तो भी उसका नाम आ जाता है और पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तुमने देखा होगा ना, अगर अपन लोगों को QR कोड नहीं मिलता तो अपन नंबर से भी पैसे भेजते हैं, तो वो नंबर से पैसे जाने की फैसिलिटी ये UPI ID ने दी है। अगर UPI ID नहीं होता ना तो नंबर से पैसा कभी नहीं जाता। और UPI ID हो के तुम्हें पता है इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि मेरा नंबर बोलता हूँ मैं 9928215554 @YBL @OKHDFC OK एक्सिस, लास्ट में @ और इस टाइप से वो बैंक का नाम कोई भी चुन ले लिया जाता है। तो इस तरीके की ये होती है UPI ID। तो अगर UPI ID का URL पूछे तो भी आपको पता है ना, बस आगे नंबर या कुछ नाम और @ और पीछे OKHDFC और OK एक्सिस ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो UPI ID ये होती है, ठीक है। कई बार हम लोग है ना फॉर्म फिलिंग करते हैं ना तो वहाँ पे भी पूछता है कि UPI ID से पेमेंट करना है क्या, तो आप UPI ID डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। यानी अकाउंट से तो पैसा ट्रांसफर होता ही है, फोन नंबर से भी होता है, UPI से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में भीम। अब भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका मतलब होता है कि ये भी एक ऐसी ऐप थी जिसने क्या करा था, UPI ID के मदद से पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा UPI ID वाला काम। उसके बाद में भीम ऐप वाला काम, फिर ये इतना खास नहीं है। फिर ये आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, कई ई मित्र वगैरह पे देखा होगा, आधार कार्ड से भी लोग है ना अपनी पैसे करने जाते हैं, तो ये उसके बारे में दे रखा है ना, अंगूठा लगाते हैं और उससे पैसे चेक करवाते हैं, बैलेंस वैलेंस। तो ये आधार वाली वो पद्धति है। उसके बाद में गूगल पे है, गूगल पे सभी जानते हैं, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ऐप है गूगल पे। अब आपके पास में ये जो टर्म आती है ना, ये थोड़ी सी खास है, इन टर्म को आपको सीखना है। इसमें सबसे पहले दे रखा है आपके पास में नेफ्ट, तो मैं आपको पहले नेफ्ट समझा देता हूँ, ठीक है। नेफ्ट क्या होता है, ये वो छोटी छोटी बैंकिंग टर्म है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, आज हम उस चीज़ का नॉलेज लेंगे। तो भी में नेफ्ट क्या होता है, IMPS क्या होता है, RTGS क्या होता है, और BBPS क्या होता है। तो सबसे पहले नेफ्ट समझो। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। ये कौन करता है, हम में से लोग करते हैं, लेकिन क्या करने के लिए करते हैं, पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। अब पेमेंट तो अपन गूगल पे, फोन पे से और बैंक से कर रहे हैं, तो इससे क्यों करेंगे भाई।
तो इससे करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कुछ ऐप लिमिट देती है, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब जिन लोगों को 5-5 लाख रुपए इधर से उधर भेजने हैं वो क्या करेंगे? ये जो बिजनेस पर्सन होते हैं जो कि है ना जिनके ट्रक भर करके माल आ रहे हैं, वो सामने पैसा कैसे देते हैं? तो वो नेफ्ट करवाते हैं, वो आरटीजीएस कराते हैं। अगर अपन ने कभी लोन लिया हो तो लोन भी जब अपने खाते में ट्रांसफर होता है ना तो वो यूँ लिखा हुआ आता है नेफ्ट हुआ। नेफ्ट वो टर्म है जो कि एक साथ में ना इतना सारा अमाउंट हमारे खाते में डलवाने की फैसिलिटी दे रहा है। तो नेफ्ट समझो सबसे पहले। फुल फॉर्म बता दी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है वह नेफ्ट के द्वारा ऐसा कर सकता है, जिसके लिए उसे बैंक से पैसा निकालने या फिर चेक या कैश के माध्यम से भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अपन जब ये पैसा इधर उधर करते हैं ना तो ट्रांजेक्शन शो होता है बैंक में, तो ऐसे नेफ्ट से भी शो करवाएंगे हम लोग कि भाई हमने पैसा ये लिया। अगर एकदम से तुमने 10 लाख 20 लाख रुपए खाते में डाल दिया ना तो इसकी इंक्वायरी आ जाती है कि कहाँ से आया पैसा। अगर नेफ्ट लिखा हुआ है यानी कि कोई सोर्स है जहाँ से आया है, तो इसीलिए नेफ्ट वगैरह करवानी चाहिए। नेफ्ट का सबसे बड़ा फायदा ये कि किसी भी शाखा में किसी भी खाते से किसी भी स्थान पर स्थित किसी अन्य बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, है ना। अच्छा, 24/7 ये फैसिलिटी चलती है। एकमात्र कंडीशन ये कि फंड भेजने वाला और प्राप्त करने वाली दोनों शाखाएं नेफ्ट सक्षम होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि सारी बैंक नेफ्ट फैसिलिटी रखती है नहीं रखती ये भी आपको श्योर करना पड़ेगा। तो बैंकों में जाके आपको पूछना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ से अहमदाबाद पैसा भेजना है, आपकी यहाँ की जो ब्रांच है और उधर वाली जो ब्रांच है वो उसमें नेफ्ट फैसिलिटी है कि नहीं, तो हमें ये इंश्योर करना है पहले। तो ये बात बोली इसने। आप आरबीआई की वेबसाइट पर नेफ्ट सक्षम शाखाओं की लिस्ट भी देख सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर के राजस्थान वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बैंक है नेफ्ट फैसिलिटी कौन रखता है वो भी आपको शो हो जाएगा। नेफ्ट सिस्टम भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत भारत को नेपाल में फंड ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है। नेफ्ट के जरिए पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं? नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का तरीका निम्नलिखित है। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है, मतलब वही नेट बैंकिंग चाहिए, खुद से कर रहे हो तो नेफ्ट फंड ट्रांसफर ऑप्शन में जाना होगा। वहाँ पे सामने वाला का जो प्राप्तकर्ता का नाम है, उसकी खाते की संख्या और आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। प्राप्तकर्ता सफलतापूर्वक ऐड हो जाने के बाद आप नेफ्ट ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं। जितनी राशि भेजनी है उसे भेज सकते हैं अपन लोग, ठीक है। ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अपने को। बेनिफिशियरी ऐड होती है उसमें। जैसे क्या होता है, अपन बात कर रहे हैं ना गूगल पे फोन पे से, तो अपन ना 2000 5000 10,000 भेज रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाखों में जब पैसा भेजना होता है ना तो वो लोग नेफ्ट कराते हैं। तो अगर कभी भी तुमको एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेजना है ना तो आप ऐसे कराना। नेफ्ट के लाभ क्या है? नेफ्ट प्रक्रिया में आपको पहली बार प्राप्तकर्ता की जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके बाद आप लिस्ट से चुन सकते हैं। एक बार आपने कर दिया ना तो उसकी लिस्ट में नाम आने लग जाता है। राशि दर्ज करना और भेजे। ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी भी पार्टी का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अब जरूरी भी नहीं है, अगर आप चाहते हो कि बैंक वालों से आपको कराना तो फॉर्म भर के आ जाओ, बैंक वाले कर देंगे नेफ्ट। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, मना कर रहा है ये तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं दे के आ जाऊँ या ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर खुद से करना है तो ऑनलाइन होता है। नेफ्ट से किसी भी तरीके के फ्रॉड व चोरी, नेफ्ट से किसी भी टाइप की आपकी चोरी वोरी नहीं होगी ना। नेफ्ट सरल प्रक्रिया है, ये 1 मिनट से भी कम समय में किया जा सकता है। इसमें किसी भी बड़ी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सफल ट्रांजैक्शन की पुष्टि ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे नेफ्ट सक्सेसफुल होता है ना, हमें मैसेज मिल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग किसी भी जगह संचालित की जा सकती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति नेफ्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। मतलब वही नेट बैंकिंग, जैसे तुम ट्रेन में चल रहे हो, तुम्हें नेफ्ट करना है तो तुम कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैंक जाना है और घर पे पूछ के ही करेंगे। तो नेफ्ट में ये था। नेक्स्ट आता है आईएमपीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। नेफ्ट की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, लिख लेना, अगर कहीं पे मेंशन नहीं हो तो एग्जाम में आएगी, ध्यान रखना। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब होता है तत्काल भुगतान। इमीडिएट का मतलब है तत्काल, हाथों हाथ सेवा कह सकते हैं। आईएमपीएस एक ऐसी बैंकिंग पेमेंट सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस, अभी एक आरटीजीएस और आने वाला है। नेफ्ट और आरटीजीएस से पैसे भेजने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन आईएमपीएस के माध्यम से पैसे भेजने पर तत्काल ही पहुंच जाता है। यानी कि नेफ्ट और आरटीजीएस करोगे ना तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन ये जो आईएमपीएस है ना, ये जैसे गूगल पे फोन पे से कैसा पैसा ट्रांसफर होता है वैसे होता है, इसलिए इसको इमीडिएट बोल रहे हैं। तो अगर कोई हाथों हाथ मांग रहा होगा तो हम वहां पे आईएमपीएस करेंगे, ठीक है। माध्यम से पैसे भेजने में तत्काल पहुंच होती है। फिर क्या बोला है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वही एनपीसीआई ने सबसे पहले भारत इमीडिएट पेमेंट सर्विस की शुरुआत की थी। इस सर्विस के तहत आप 24 घंटे में कभी भी मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट एटीएम के माध्यम से किसी भी बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सर्विस को सबसे पहले अगस्त 2010 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और बाद में 22 नवंबर 2010 को इसकी फुल सर्विस के तौर पर लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद में ये बता रहा, तो हाथों भेजने के लिए आईएमपीएस का यूज़ करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में
ये देखो इसकी प्रोसेस भी बता रहा है, तो उसको आप देख लेना। सर्वप्रथम अपने नेट बैंकिंग अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी ऐड करने का मतलब होता है सामने वाले की खाता नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट में जो उसका नाम चल रहा है वो डालना है, उसको स्कैन करता है, फिर बेनिफिशियरी ऐड हो जाती है। अगर गलत खाते में पैसा चला गया तो इसलिए वो बेनिफिशियरी चेक करता है कि इस नाम का है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे अपन लोग गूगल पे फोन पे से 1 रुपये सेंड करके देखते हैं ना, 2 सेकंड 1 रुपया वगैरह सेंड करके नहीं चेक कर सकते अपन, चेक करते हैं ना कि भाई देखना भेज रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वैसे ये बेनिफिशियरी ऐड करा के चेक करा रहा है। उसके बाद में आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट ये कंटिन्यूस रियल टाइम प्रोसेस है। ये एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहाँ पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड से भेजा जा सकता है। आरटीजीएस एक बहुत ही फास्टेस्ट जरिया है पैसों को ट्रांसफर करने के लिए। सिक्योर बैंकिंग चैनल के आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। आरटीजीएस में आप कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हो और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। मतलब आरटीजीएस स्टार्ट ही 2 लाख से हो रहा है, जितना चाहे उतना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक कि आपके बैंक आपके लिए सीमा तय नहीं कर दे। अच्छा, फिर ये है कि आपके ट्रांजेक्शन देख करके बैंक आपकी सीमा बताता है। तो ये आरटीजीएस के अंदर था। फिर था बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एकल ब्रांड आकृति ग्राहकों को बिल भुगतान सुविधा प्रदान करने की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इंटरनेट बैंकिंग चैनल में बिल प्रस्तुतिकरण मॉड्यूल के अंतर्गत, वही यूटिलिटी बिल्स थे ना, वो बिल्स से रिलेटेड है कि भाई बिल वगैरह भरने के लिए आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, गैस बिल भरना है, लैंडलाइन बिल भरना है, तो उसके लिए बीबीपीएस स्टार्ट किया गया था। लेकिन यहाँ आजकल सब में आ चुका है, गूगल पे, फोन पे और हर ऐप में दे रखा है, तो उसके पहले ये बीबीपीएस बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको बैंकों की टर्म के बारे में नॉलेज ले लेना, इनकी फुल फॉर्म और उनमें किस तरीके से काम होता है, कितना लाख रुपए का धन ट्रांसफर होगा, ये हमको जानना है इस चैप्टर में, जो कि हमने जान लिया। नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट बचता है फास्टैग। ये फास्टैग क्या होता है? फास्टैग क्या होता है पता है किसी को? देखो फास्टैग क्या होता है मैं समझाऊं तुम लोगों को। जितने भी ट्रक होते हैं, कार होती है, 4 व्हीलर्स होते हैं, ठीक है, उनके कांच पर फ्रंट में एक टैग लगता है, बारकोड लगता है। वो जब टोल नाकों से निकलते हैं ना, तो टोल नाकों से क्या होता है, ये बारकोड स्कैन हो जाते हैं और जो भी टोल नाके का चार्ज है ना, वो वहां से खाते में से डिडक्ट हो जाता है। यानी हम लोग फोन का जैसे रिचार्ज नहीं कराते, वैसे फास्टैग में भी बैलेंस रखना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है। फिर अगर मान लो, क्योंकि है ना टैक्स तो भरना पड़ता है रोड पे, जब गाड़ियां जाती आती है तो जहाँ पे टैक्स भरना होता है वो टोल नाके, तो टोल नाके पर फास्टैग लगे होते हैं जो कि हमारे बारकोड को स्कैन करके पैसा ले लेते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो पैसा बचता है और एक फ्यूल बचता है। एक तो टाइम बचता है और एक फ्यूल बचता है। टाइम का कैसे मतलब है, पहले जब फास्टैग नहीं था ना, तो टोल नाकों पे लाइनें लगती थी, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई इमरजेंसी तो खड़ा ही है। अब की क्या होता है, वो जैसे ही निकलता है ना स्कैन हो जाता है, तो उसको रुकना नहीं पड़ा। प्लस जब रुकना नहीं पड़ा तो पेट्रोल भी नहीं चला। तो पेट्रोल बचाने और टाइम बचाने के माध्यम से फास्टैग सुविधा स्टार्ट की गई है, ठीक है। और ये आजकल हर जगह पे अवेलेबल है, हर टोल नाकों पे आपको फास्टैग सर्विस मिलेगी और वो स्कैन कर लेता है और हमारे खाते से पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो फास्टैग सर्विस ही दे। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये समझा और ये सारा कंप्लीट मैंने आप लोगों को इसके अंदर बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप और पूछ सकते हैं, तो हम लोग वो भी डिस्कस